मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और दिमाग सुन्न होकर रह गया। मैं इस चूहेदान में फंस गया था। मैंने सर को एक दो झटके देकर दोबारा इनकी तरफ देखा। काराकोव बरदार कदरे पिस्ताकत था और दूसरा दुर्योधन था। इसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी और इसकी नज़रें मुझे अपने सीने में उतरती हुई महसूस हो रही थीं। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। अलका ने मेरे साथ धोखा किया था या वो खुद धोखा खा गई थी। पिछली मरतबा जब मैं यहाँ था तो अलका ने यही बताया था कि दुर्योधन इसका वफादार है। वो आश्रम पर पड़ने वाले हर छापे से पहले फ़ोन पर इसे खबरदार कर देता है। और जब मैं यहाँ से निकला था तो अलका ने मुझे 2-3 नाम बताए थे जिनसे मैं बवक्ते ज़रूरत मदद ले सकता था। इनमें दुर्योधन का नाम भी शामिल था और इस रात मैं दुर्योधन के क्लब गया भी था। मेरा ख्याल था कि मरीना क्लब से दुर्योधन के बारे में मालूमात हासिल करके इनके मुताबिक दुर्योधन से रब्ता करूँगा। लेकिन फिर मुझे बेला नज़र आ गई और मैं दुर्योधन का ख्याल जहन से निकाल कर बेला के पीछे लग गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको बता चुका हूँ और अब मैं 1.5 महीने बाद इस आश्रम में आया था। यहाँ आने से पहले नागराज का एक ख़ास आदमी आत्मा राम मेरे हाथों मारा गया था। नागराज के आदमी पागल कुत्तों की तरह मेरी तलाश में भागे फिर रहे थे। दुर्योधन नागराज के चंद खास और अक्लमंद आदमियों में शुमार होता था। दूसरी तरफ अलका का दावा था कि वो इसका वफादार है। क्या अलका ने दुर्योधन को यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में बता दिया था? दुर्योधन किसका वफादार था, नागराज या अलका अग्निहोत्री का? अलका तन्हा थी, वो बेयार और मददगार थी। इसकी मदद तो पुलिस भी नहीं कर सकती थी। पुलिस इसके शोहर के कातलों को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया था। दूसरी तरफ नागराज था, निहायत ताकतवर, चालाक और अय्यार आदमी था। पुलिस इसके कब्जे में थी। कोई मामूली ऑफिसर तो क्या, पुलिस कमिश्नर भी इसके खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक इसकी मुट्ठी में थे। इसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में दुर्योधन किसका साथ देगा, अलका या नागराज का? दफातन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। अलका बेवा थी। अब तक मैं यही समझा था कि हिंदू बेवा औरत किसी मर्द के बारे में नहीं सोचती। पहले ज़माने में तो हिंदू औरत शौहर की मौत पर इसकी चिता में ही जलकर सती हो जाया करती थी, मगर कानून की ताकत के बलबूते पर यह जालिमाना रस्म ख़त्म कर दी गई। विधवा औरत को भी जिंदा रहने का हक दे दिया गया। इस मुल्की कानून ने हिंदू बेवा औरत को यह हक भी दे दिया कि वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। अलका बेवा थी। इस मरतबा दूसरी शादी की बात हुई थी तो इसने मज़हब की आड़ लेकर साफ इनकार कर दिया था और उस रोज़ उसने अपने आप को जिस तरह मेरी सुपुर्दगी में दिया था, इससे मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। बेवा होने के बावजूद वो ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। दुर्योधन इसकी वफादारी का दम भरता था और शायद इसकी वजह यह थी कि अलका इसे अपने खूबसूरत जिस्म की रिश्वत पेश करती रहती थी और वो इसे खुश रखने के लिए नागराज के खिलाफ ऐसी छोटी मोटी बातें बताता रहता होगा जिससे नागराज को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा न हो। लेकिन अब मामला आत्मा राम का था, जो नागराज का खास आदमी था। आत्मा राम की मौत के बाद दुर्योधन ने सोचा होगा कि कल को इसकी बारी भी आ सकती है। इसे अलका से पता चल गया होगा कि मैं आश्रम के तहखाने में मौजूद हूँ और इसने मुझे पकड़ने के लिए अलका को भी धोखा दिया था। मैंने रिवॉल्वर निकालने के लिए तकिए की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी तो दुर्योधन ने मुझे अपनी जगह से कोई हरकत न करने का हुक्म दिया था। इसके लहजे में भी बेपनाह सर्दमोहरी थी। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मेरी दोनों कोहनियां बिस्तर पर टिकी हुई थीं और मेरा सर तकिए से जरा सा ऊपर उठता हुआ था। दुर्योधन मेरी तरफ देखते हुए इस तरह आगे बढ़ा कि मैं दूसरे आदमी की राइफल की जद में रहूं। इसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। इसने झुककर मेरे तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया और सीधा होते हुए बोला, अब तुम उठकर बैठ सकते हो ना जी। इसके लहजे में अब पहले जैसी करख्तगी नहीं थी। मुझे अपना दोस्त समझो, वो बात जारी रखते हुए बोला, ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा कि अब तक तुम बहुत ख़तरनाक साबित हुए हो। मुझे अंदेशा था कि मुझे देखकर तुम कोई कार्रवाई न कर डालो। अब तुम आराम से बैठ जाओ, नो टेंशन। इसने दरवाजे में खड़े हुए आदमी की तरफ देखा। इसने राइफल झुका ली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अगर तुम दोस्त हो तो अलका कहाँ है? मैंने पूछा। वो आती होगी। दरअसल हमसे यही गलती हो गई, दुर्योधन ने कहा। पहले यहाँ अलका कोई आना चाहिए था। वो तुम्हें जगाकर सूरत हाल से आगाह करती तो फिर हम तुम्हारे सामने आते, लेकिन अलका ने पहले हमें भेज दिया कि वो खुद चाय लेकर आती है। हमारा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। हम तुम्हें अलका के आने से पहले जगाना भी नहीं चाहते थे। मैं तो दरवाजे में खड़ा देख रहा था कि वो कौन सूरमा है जिसने नागराज के आदमियों को नचा रखा है और बिजली बंद कर इन पर टूट रहा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं समेत यही कह रहा था कि तुम वो नहीं हो सकते। हमारी बातों की आवाज़ें सुनकर तुम्हारी आंख खुल गई और किसी गलतफहमी से बचने के लिए हमें यह ड्रामा या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ी। आंखें खुलते ही तुमने जिस फुर्ती से रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया था वो काबिल तारीफ है। तुम वाकई महासूरमा हो। मैं तुम्हें प्रणाम देता हूँ। इसने दोनों हाथ जोड़े और मेरा रिवॉल्वर तकिए के करीब रख दिया।
शुक्रिया मिस्टर दुर्योधन, तुम लोगों ने वाकई मुझे डरा दिया था। मैं संभल कर बैठते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ बच्चों क्या? मैंने तो अभी अपना तारुफ नहीं कराया। गायबाना तारुफ हल्का ने करा दिया था और उस रात मैंने तुम्हें मरीना क्लब में देख भी लिया था। जब बेला मेरे हाथ लगी थी मैंने कहा, ओ तो तुम मेरे क्लब में बेला का ताकुब करते हुए पहुंचे थे। वो बोला, नहीं, जब बेला आई तो मैं पहले से वहाँ मौजूद था। मैंने कहा, मैंने बेला को ऊपर जाते हुए देखा तो मैं भी इसके पीछे ऊपर वाली बालकोनी में पहुंच गया। वो तुम्हारे दफ्तर में चली गई और शमिया वाली मेज़ पर मैं बैठ गया। तो तुम शमिया को पहले से जानते थे? दुर्योधन ने कहा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो उससे मेरी पहली मुलाकात थी। इसकी सूरत देख कर ही मैं समझ गया था कि वो शिकारी औरत है। इसे पटाने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। और फिर जब मैंने बेला के बारे में बात की तो इसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलगती देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो भी चोट खाए हुए है। 1 साल पहले इसकी छोटी बहन नागराज के हाथों मारी गई थी। मैं समझ गया कि यही लड़की इस वक्त मेरे काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद जब तुम बेला के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकले तो शमिया ने बताया कि तुम कौन हो। मैंने शमिया को कुछ हिदायत देकर बेला का ताकुब शुरू कर दिया। मरीना क्लब में मैं मिलना तो तुमसे ही चाहता था, मगर बेला की वजह से मेरा प्रोग्राम तब्दील हो गया। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इस रात के वाक़यात तफसील से बताने लगा। और इसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? यहाँ तो लौट कर नहीं आए थे, दुर्योधन ने मेरे खामोश होने पर कहा। मैंने एक और महफूज जगह तलाश कर ली थी। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, शमिया कहाँ है? दुर्योधन ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो भी महफूज है। बूढ़े ज़हीन आदमी हो, दुर्योधन ने मुस्कुरा दिया। परसों रात आत्माराम तक कैसे पहुँचे थे? मैंने कुछ लोगों के नाम मालूम कर लिए थे जो नागराज के बहुत करीब हैं। इनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैंने कहा, मैं नागराज के आसपास के आदमियों को ख़त्म करके इसे ये बावर करा देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द इसका फन भी कुचलने वाला हूँ। बात क्या नाजी? दुर्योधन ने मेरी तरफ देखते हुए मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, इत्तेफाक से तुम एक खतरनाक जंगल में आ गए हो और इत्तेफाक से तुमने एक ऐसे नाग पर पैर रख दिया है जो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला है। तुम्हारे चारों तरफ भी जहरीले नाग फन फैलाए खड़े हैं। कोई और होता तो मैं इसकी नहायत अजियतनाक मौत की पेशगोई कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि नागों के इस चक्कर से निकल जाओगे। वो मजीद कुछ कहना चाहता था मगर सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आवाज़ सुनकर खामोश हो गया। वो अलका थी जो चाय की ट्रे उठाए चली आ रही थी। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। गोया इन लोगों के आने से पहले मैं सिर्फ 2 घंटे सो सका था। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और ठंडे पानी का नल खोलकर सर नीचे कर दिया। ठंडे यख पानी से मेरे दिमाग की तबिश कुछ कम हुई। दुर्योधन और संपत कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अलका बेड पर आलती पालती मारकर बैठी थी। मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया और हम अपने अपने कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। अब सूरत हाल ये है, दुर्योधन ने बात शुरू करते हुए कहा, नागराज को यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इसे सरकार के पास आला अफसरों की हिमायत भी हासिल है। अगर नागराज अपने मिशन पर तवज्जो मरकूज रखता तो किसी को कोई एतराज़ न होता, लेकिन इसने अपने गिर्द कुछ ऐसे आदमी जमा कर लिए जिनका किरदार किसी तरह भी काबिल तारीफ नहीं था। वह हाथ पैर फैलाता रहा और फिर अपनी इन्हीं गुंडों की मदद से इसने अदीनाथ मंदिर के पुरोहित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा कर लिया। हमारे ये मंदिर इबादत गाहें नहीं, सोने की कानें हैं। हर कोई इन पर काबिज होना चाहता है और इसके लिए अंदर ही अंदर साजिशें भी होती रहती हैं। नागराज ने दौलत के लिए अदीनाथ मंदिर पर कब्जा किया था। यहाँ तक भी मामला काबिल बर्दाश्त था, लेकिन वो मजीद फैलता गया। मंदिर में जाने वाली कोई भी हसीन औरत इसके चेहरा दस्तियों से महफूज नहीं थी। इसके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हुई मगर इन पर तवज्जो नहीं दी गई। बाद जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों ने इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहा मगर उन्हें भी पुरस्कार तौर पर मरवा दिया गया। अलका का पति श्यामलाल भी इन फर्ज शनासों और जिम्मेदार अफसरों में शामिल था जो नागराज की ज्यादतियों का शिकार होकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। नागराज की मस्तियां बढ़ती रहीं। 1 साल के अरसे में 6 औरतें इसके हवस का शिकार होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठी। इनकी बची कुची लाशें वीरान सड़कों पर पड़ी हुई मिली थी। बेशुमार औरतें ऐसी हैं जिन्होंने इज्जत लुट जाने के बाद रुसवाई के खौफ से अपनी जुबानें बंद रखी। 3 नारियों ने आत्महत्या कर ली और इनमें एक सुंपत की बहन भी शामिल है। इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मैंने सुंपत की तरफ देखा। बहन के तस्करे पर इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। अलका तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी है, इसलिए मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, दुर्योधन कह रहा था। नागराज फैलता चला गया और इस कदर ताकत इख्तियार कर गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और नई दिल्ली के बाद आला तरीन सरकारी ऑफिसर भी इसके सामने बेबस हो गए। वैसे एक बात यह थी कि इसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसे वो बड़ी खूबी से निभा रहा था और अब भी निभा रहा है। इसलिए भी सरकार की तरफ से इसकी हर ज्यादती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब के अंदर बंद बांधना चाहते
हैं। कुछ कोशिशें भी की गई हैं मगर कामयाबी नहीं हुई। इत्तेफाक से तुम निहायत खस्ता हालत में अलका तक पहुंच गए और फिर अलका को ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि तुम वही सूरमा हो जो सरहदी कस्बे कुदालिया से यहाँ तक नागराज के आदमियों को मारता काटता आया है और आखिरकार नागराज के सामने आदिनाथ मंदिर से भी भाग निकला था। नागराज के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। ये जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई। मुझे अलका तुम्हारे बारे में बता चुकी थी। अलका नागराज की नज़रों में मुश्तबा थी, इसलिए इसे शुबा था कि ये तुम्हें पनाह दे सकती है। मैं अलका को पहले इसे खबरदार कर देता और तुम्हें तहखाने में छुपा देता। मैं पुलिस में हवालदार था। श्याम लाल के कत्ल के कुछ लम्हे बाद मैं नागराज के मंडल में शामिल हो गया और अपनी आरामजीदगियों की वजह से इसके करीब पहुँच गया। श्याम लाल मेरा फर्स्ट कज़न था। नागराज को मेरे और श्याम लाल के बीच ये रिश्ता अब तक मालूम नहीं हो सका। हम राजपूत ठाकर लोग दुश्मन से अपना इंतकाम ज़रूर लेते हैं। कभी इसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन दुश्मन को नरक में पहुंचाकर ही दम लेते हैं। श्यामलाल के अलावा और बहुत से बेगुनाह ऐसे हैं जो नागराज के हाथ मारे गए थे। मैंने चोरी छुपे इनके रिश्तेदारों से रब्ता करना शुरू कर दिए और इन्हें अपना हम निवाला बना लिया है, लेकिन हम अब भी कमज़ोर हैं। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस जहरीले नाग के फन को कुचल सके और आखिरकार तुम्हारी सूरत में वो आदमी हमें मिल गया। मुझे विश्वास है कि तुम और सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो इस नागराज का सर कुचल सकते हो। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। इसका ख्याल था कि मैं कुछ बोलूँगा, मगर मुझे खामोश पाकर इसने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें अलका से ये पता चल गया है कि नागराज को यहाँ कौन सा मिशन सौंपा गया है? वो एक बार फिर खामोश हो गया। मैंने इस मरतबा भी जुबान नहीं खोली। वो कहने लगा, पाकिस्तान से तुम जैसे नौजवानों को अगवा करके या लालच देकर यहाँ लाया जाता है। पाकिस्तान खुसूसन कराची के सियासी हालात ऐसे हैं कि हमें अपने मतलब के नौजवान आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ इन्हें हर किस्म की सहूलत दी जाती है, शराब, औरतें, हर चीज़ फराहम की जाती है, लेकिन इसके साथ ही इनकी ब्रेन वॉशिंग करके इनके जहनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस कदर नफरत भर दी जाती है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही इनकी आंखों से चिंगारियाँ फूटने लगें। इन्हें ये बावर कराया जाता है कि इन्हें पाकिस्तान में इनके जायज़ हुकूक से महरूम रखा गया है। इनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। इन्हें निचले दर्जे का शहरी समझा जाता है। इन्हें मुख्तलिफ लोगों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की ऐसी वीडियो फिल्में भी दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर खून खौल उठता है। हर तरह से इनके दिलों में नफरत भर दी जाती है। इन्हें दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरबियत देकर इंसानी बम बना दिया जाता है और जब इन्हें वापस भेजा जाता है तो वो अपनी ही शहरियों के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर लड़ते हैं। वो समझते हैं कि इनकी ये कार्रवाइयाँ हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी या इनकी कुर्बानियाँ दूसरों के लिए रास्ता खोल देंगी। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तुमसे या तुम्हारे मुल्क से हमदर्दी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर तुम नागराज के ख़िलाफ़ हमारी मदद करोगे तो हम भी तुमसे तामुन करेंगे। तुम्हें कुछ ऐसे ठोस सबूत मुहैया करेंगे जिन्हें तुम्हारी हुकूमत हमारी सरकार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है। इन सबूतों को बैनुल अक़वामी अदालत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी सरकार को कुछ हज़ीमत ज़रूर होगी, मगर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। सारी बात नागराज पर आएगी और इसका राज ख़त्म हो जाएगा। हैरत है, मैंने पहली बार ज़ुबान खोली। ये बातें तुम अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हो। ये सियासत है मेरे दोस्त। दरियोदन मुस्कुराया। सियासत बहुत गंदी चीज़ है। अपने ज़ाती मफाद इक़्तिदार के लिए सियासतदान और हुक्मरान तो हज़ारों बेगुनाहों को कटवा देते हैं। इनके इक़्तिदार की कुर्सी हिलने लगती है तो कभी चीन और कभी पाकिस्तान से जंग छेड़ देते हैं। हज़ारों लोग मारे जाते हैं, मगर इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। साजिश का अंसर तो हिंदुस्तान की मिट्टी में शामिल है। यहाँ तो धर्म भी साजिशों से नहीं बचा और हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहे, गद्दारी नहीं कर रहे। अपना इंतकाम लेना चाहते हैं, जिससे हमारी सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिलसिला वक्ती तौर पर रुक जाएगा, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर शुरू हो जाएगा। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, इससे दोस्ती नहीं की जा सकती। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, कल रात तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा साथ देकर तुम अपने देश की कितनी बड़ी खिदमत करोगे। दरियोदन देर तक बोलता रहा। अलका और संपत इस दौरान खामोश ही रहे थे। मैं भी ज़्यादातर खामोशी से बातें सुनता रहा। वो लोग दोपहर 12 बजे तक वहाँ रहे थे। मैं भी इनके साथ ही तहखाने से बाहर आ गया। दरियोदन ने अलका से वादा किया था कि वो कोशिश करेगा कि अब नागराज का कोई आदमी इस तरफ ना आ सके। वैसे भी अलका के कहने के मुताबिक पिछले 1 महीने से किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया था, लेकिन बहरहाल दरियोदन ने मोहतात रहने का मशवरा दिया था। अलका भी इनके जाने की थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी पर चली गई।
मैंने गेट में खड़े होकर गाड़ी देखी थी। स्याह रंग की लैंड क्रूजर थी। देखने में वो अगरचे पुरानी ही लगती थी, लेकिन इंजन की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसकी खासी देखभाल की जाती थी। अलका के जाने के बाद मैं फुवारे के करीब नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया और दुर्योधन की बातों पर गौर करने लगा। इसी दौरान राधा चाय बना कर ले आई। इसने कप मेरे करीब बेंच पर रख दिया और ख़ुद सामने दूसरे बेंच पर बैठ गई। मैंने एक दो मरतबा इसकी तरफ देखा, इसकी नज़रों में कोई ऐसी चाहत नहीं थी। मैंने एक दो मरतबा इसकी तरफ देखा, इसकी नज़र में कोई ऐसी बात थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर मंदिर की तरफ चली गई। दुर्योधन की बातों ने मेरे जहन को उलझा दिया था। इससे पहले मैंने पंडित भैरू की बातें भी सुनी थी और छमिया की भी। वो सब नागराज से किसी न किसी तौर बदला लेना चाहते थे। पंडित भैरू को इस बात का खौफ था कि नागराज इसके मंदिर पर भी कब्जा न कर ले और वो ज़िंदगी की तमाम अयाशियों से महरूम न हो जाए, बल्कि हो सकता है इसे ज़िंदगी से ही महरूम कर दिया जाए। अलका अपनी शोहर का बदला लेना चाहती थी। छमिया और सुंपत के सीने में अपनी बहनों के इंतकाम की आग जल रही थी। वो सब नागराज से इंतकाम लेना चाहते थे और इन सब ने इसने काम के लिए मेरा इंतखाब किया था। दुर्योधन और अलका ने मुझे उकसाने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिस पर चलने से मैं इनकार नहीं कर सकता था। ये मिट्टी की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। जब मैं पाकिस्तान में था तो सिर्फ इतना जानता था कि पाकिस्तान का शहरी हूँ, लेकिन इस मिट्टी की मोहब्बत में मैंने कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं किया था। अलबत्ता जराइम की राह हमवार करके इसके मसाइल में कुछ इजाफा ज़रूर किया था। और अब जब मैं वतन से दूर दुश्मनों में घिरा हुआ था तो इस वतन की मोहब्बत मेरे सीने में तूफ़ान बनकर उठ रही थी और मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ न कुछ करके ही यहाँ से जाऊँगा। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। तारीख शाहिद है कि हिंदू दुनिया कभी भी किसी का वफादार नहीं रहा और दुर्योधन ने यह एतराफ़ किया था कि साजिश और गद्दारी इस कौम की फितरत में शामिल है। इसका धर्म भी इन चीज़ों से महफूज नहीं रहा था और इसने गलत नहीं कहा था। कुछ मिसालें तो मेरे सामने थी। नागराज ने पुरोहित को कत्ल करके आदिनाथ मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित भैरू सिंह अपनी गद्दी बचाने के लिए नागराज को कत्ल करना चाहता था और अलका और दुर्योधन वगैरह तो कत्ल का बदला लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। वो चाहते तो अपने किसी आदमी से भी काम ले सकते थे, लेकिन इस तरह खुद इन पर ज़द पड़ती, जबकि मेरे फरार के बाद वो कह सकते थे कि पाकिस्तानी जासूस नागराज को कत्ल करके अहम राज लेकर फरार हो गया। इस तरह बात इन पर नहीं पाकिस्तान पर आती। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक था तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा पाकिस्तान ही को पहुँचता था। अगर मैं नागराज को कत्ल करके या इनके मिशन को किसी और तरीके से नुकसान पहुँचा सकता तो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और तखरीबकारी की वारदातों का सिलसिला ख़त्म न होता, तो इसमें वक्ती तौर पर कमी आ सकती थी। ए बाबू, राधा की आवाज़ सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो मेरे सामने खड़ी कह रही थी, भोजन करत हो या नहीं? ओ भोजन, मैंने इसकी तरफ देखकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूख तो लग रही है। थोड़ी देर बाद मैं अलका वाले कमरे में मौजूद था। राधा ने फर्श पर ही दरी बिछा दी थी और मेरे बैठते ही इसने थाल मेरे सामने रख दिया। मैं खाना खाता रहा और वो मेरे सामने बैठी मुझे देखती रही। अलका शाम के करीब वापस आई। इस वक्त वो गाड़ी आश्रम के गेट के अंदर ले आई थी। इसने कैनूस का एक बैग अपनी गाड़ी से निकाल कर अलमारी में रखा था। रात 12 बजे तक तो मैं इसके साथ बैठा बातें करता रहा और फिर सोने के लिए तहखाने वाले कमरे में आ गया। दुर्योधन ने अगरचे वादा किया था कि नागराज के आदमियों को इस तरफ नहीं आने देगा, मगर एहतियात का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए मैंने रात तहखाने में ही गुजारने का फैसला किया। रात को किसी वक्त सोते में सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। वो बोझ बड़ा नरमो गुदाज लगा। अलका या तो मेरी तवानाई और आनाई से मुतासिर हुई थी या वो मुझे पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लेना चाहती थी और हाथ पैर भी न मार सकूं, इसलिए वो बार बार मुझ पर मेहरबान हो रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी। रात का बाकी हिस्सा अलका से दो हाथ करते हुए ही गुजरा था। सुबह में देर तक सोया रहा। उस रात खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब अलका एक बार फिर मेरे साथ तहखाने में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त इसकी आमद का मकसद कुछ और था। इसके हाथ में कैनूस का वही बैग था जिसे उस रोज़ पहले मैंने गाड़ी से उतरते हुए देखा था। वो बैग बेड पर रखकर इसकी जिप खोल रही थी। बैग से बरामद होने वाली चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गया। पुलिस की यूनिफॉर्म, कैप, होलिस्टर वाले रिवॉल्वर के अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। ये वर्दी पहन लो, हम 1 घंटे बाद यहाँ से रवाना होंगे, अलका ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी जिसके लिए पुलिस की वर्दी पहनना ज़रूरी था? ये मेरे पति का यूनिफॉर्म है, अलका ने मेरी उलझन को समझते हुए कहा। जिस जगह हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए ये वर्दी पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इस इलाके में कदम भी नहीं रख सकोगे। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा और फिर यूनिफॉर्म उठाकर बाथरूम में घुस गया। इसका शौहर शयाम लाल
गालिबन मेरे ही कदो-कामत का मालिक था, क्योंकि ये वर्दी मुझे इस तरह फिट आ चुकी थी जैसे मेरे लिए ही सिलाई की गई हो। शोल्डर्स पर लगे हुए बैज इंस्पेक्टर ज़ाहिर कर रहे थे। मैं हमेशा पुलिस की वर्दी को दूर से ही देखता आया था और इनसे भागता रहा था, और अब खुद ये वर्दी पहन ली थी। मेरे सर के बाल खासे लंबे थे, जिन्हें मैंने कैप में छुपा लिया था, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे देखकर अलका की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। क्या देख रही हो? मैंने पूछा। तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे अपना पति याद आ रहा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत स्मार्ट था। अलका ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। वर्दी देखकर पति याद आ रहा है? मैंने शौक नज़रों से इसकी तरफ देखा। किसी और मौके पर इसकी याद नहीं आई? तुम बहुत शरीर हो। अलका ने आहिस्ता से मेरे सीने पर गोंसा मारा। मैंने होलिस्टर बेल्ट उठाकर कमर से बांध लिया और रिवॉल्वर खोलकर चेक करने लगा। इशारिया 3-8 के इस रिवॉल्वर का चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। बेल्ट में भी तकरीबन 2 दर्जन कारतूस लगे हुए थे। वेरी स्मार्ट। अलका ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या इरादा है? मैंने इसे घूरा। वर्दी उतार दूं? अभी नहीं। अलका के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। हम तहखाने से बाहर आ गए। राधा इस वक्त रसोई में थी। चंद मिनट बाद ही वो हमारे लिए चाय बना कर ले आई। हम गालिबन किसी ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पानी या चाय मिलने की तवक्का नहीं थी, क्योंकि हमें चाय देने के बाद राधा ने पानी की एक बड़ी छागल भी गाड़ी में रख दी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।